हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आरपी सिंह। आप सभी जुड़ चुके हैं आरपी वर्ल्ड आईएसपीसीएस संस्था से। जैसा कि आप इससे पहले 3 क्लास हमारी हो चुकी है। वी हैव डन आवर 3 क्लासेस एंड द सब्जेक्ट इज यू हैव द साइंस टेक। और इसमें आपके पास जो फर्स्ट चैप्टर है, द चैप्टर नेम इज द बायोटेक्नोलॉजी। हम आपको बता दें कि कोर सब्जेक्ट आपका जो साइंस टेक है, साइंस टेक के कोर सब्जेक्ट और कोर अगर चैप्टर की बात करते हैं तो कोर चैप्टर में आपके पास एक ही चैप्टर है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। याद रखें, क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी फ्रेम्ड इन जनरल साइंस बीपीएससी। ये मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बीपीएससी प्रीलिम्स में जब आप क्वेश्चंस देखते हैं तो बीपीएससी में भी आपसे बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब ट्रेंड चल रहा है, अगर आप इसे 2020 के मेंस के देखें तो प्रीलिम्स में वहां से लगभग 2 क्वेश्चन आए हैं। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी को थोड़ा डीप तरीके से पढ़ा जाए। और आने वाले टाइम में फ्यूचर कास्टिंग के अकॉर्डिंग देखें तो आने वाले टाइम में बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पुट करने की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होने वाली है। और जैसा कि आप अभी जो बीपीएससी के मेंस आप लोग दिए हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि स्पेशली इसमें जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि जो मेंस के 4 क्वेश्चन होते हैं आपके, उन चारों क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन में डायरेक्टली साइंस टेक में भी बायोटेक स्पेशली पूछी गई है। बात समझते हैं? तो ये आपको समझना है कि बायोटेक्नोलॉजी को कहां तक आप लार्ज कर सकते हैं। और हम अपनी साइड से हमेशा से कोशिश करते आए हैं। इसी माध्यम से हमारे यूपीएससी और पीएससी में नंबर ऑफ सिलेक्शन ज्यादा होते हैं, मीन्स हमें अपने सब्जेक्ट से ज्यादा कोरिलेट है। तो हमारे सब्जेक्ट पर एक बार आप लाइटनिंग देख लें, क्या क्या है आपके पास सब्जेक्ट। माय नेम इज डॉक्टर आरपी सिंह। हमारे सब्जेक्ट हैं जनरल साइंस, साइंस टेक एंड इकोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट हम फ्रेम करते हैं। इसी के साथ अभी हमने बीपीएससी मेंस और बीपीएससी प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों से बात कर रहे हैं। तो रिसेंटली मेंस जितने हुए और अभी जो रिसेंटली हुआ है उससे पहले जितने मेंस हुए हैं, उन सभी का लगभग 5 ईयर्स का प्लान हमने बनाया। और 5 ईयर के प्लान के अकॉर्डिंग हमने उनका सोल्यूशन बाकायदा ट्रेंड एनालिसिस बहुत डीपली किया है। तो आप उसको देखें, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप उस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन के ही दायरे में रहेंगे। ये हम आपको चैलेंज करते हैं इस चीज को लेकर कि आप जब उसे पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वाकई इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से फ्रेम किया गया है कि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आप टैकल भी कर सकते हैं। तो बहुत तरीके से उसको डील किया गया है। हमने थोड़ी सी लिमिट उसमें ब्रेकआउट की है। हमने जो बॉर्डर होता है उस बॉर्डर में क्वेश्चन को नहीं लिया है, हम बॉर्डर से बाहर जाकर क्वेश्चन को फ्रेम किए। तो आप देखेंगे तो आपको समझ में डेफिनेटली आएगा। तो बीपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस को देखने के लिए आप हमारे संस्था से जुड़ सकते हैं। संस्था का नाम है आरपी वर्ल्ड आईएसपीसीएस संस्था। और एक हमारा ऐप है जिसे आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद ही बीपीएससी के मेंस इवन जो अभी हम पढ़ा रहे हैं तो वह भी आपको इसी के अकॉर्डिंग जो है आप डाउनलोड करेंगे, तभी आपको जो है वीडियोस आपके सामने आएंगी। तो आप मोबीशाला ऐप डाउनलोड करेंगे और 10 आप कोई भी वीडियो देखने के लिए आपको एक रेफरल कोड दिया जाएगा। और ये रेफरल कोड हमारा क्या है, RIAS0001। तो जैसे आप इस रेफरल कोड को यूज करेंगे, यूज करने के बाद आप बहुत आसानी से विदाउट एनी टेक्निकल प्रॉब्लम ऑल द माई वीडियोस मेंटेन इन बीपीएससी प्रीलिम्स एंड द मेंस यू कैन इजीली वॉच विदाउट एनी टेक्निकल प्रॉब्लम। अभी हम लगभग 3 क्लासेस ले चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी में और काफी सारे टॉपिक्स हमने बहुत डिटेल में पढ़े हैं। और कोशिश यही करेंगे कि टॉपिक्स को डिटेल में ही पढ़ा जाए, उस प्रेसेस पे ना रहे कि हमारे सामने थ्योरी और उसे पढ़ाए जा रहे हैं तो थ्योरी से क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं पूछेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। हम बता दें कि क्वेश्चन जो बायोटेक्नोलॉजी, स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जब स्पेस की बात करेंगे तो स्पेस टेक्नोलॉजी पर ऐसे ही बात करेंगे। स्पेस पे जब बायोटेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इन फ्यूचर जो प्रेजेंट से फ्यूचर के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो साइंस में वेटेज बहुत ज्यादा होती जा रही है। और साइंस केवल साइंस सेक्टर में नहीं पूछा जा रहा है, मींस आप केवल साइंस टेक के साथ नहीं डील कर रहे हैं, आप और भी सब्जेक्ट के साथ डील कर रहे हैं। साइंस टेक सभी सब्जेक्ट्स में ऐड हो चुकी है, मींस आप ज्योग्राफी में, इकोलॉजी में, इन्वायरमेंट में, और ज्योग्राफी के साथ आप इकोनॉमी में भी ऐड करेंगे। तो इकोनॉमी में भी आप जहां देखेंगे कि जितना भी मैन्युफैक्चरिंग रेट जिस सब्जेक्ट के साथ चला जाता है, ज्योग्राफी में है, डेफिनेटली है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रिसेंटली अभी ज्योग्राफी के लेवल पर आपकी साइंस टेक के अकॉर्डिंग काम कर रही हैं। बात समझ में आती है। और हमारी डिफेंस है तो डिफेंस में भी काम किया जा रहा है।
तो आप समझ लें कि साइंस टेक ऐसा नहीं है कि केवल साइंस टेक एक सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट को आप इसी सब्जेक्ट में डील करेंगे। अगर आप यहां से पढ़ ले, हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको हम बाकायदा, ऐसा नहीं है कि केवल साइंस टेक के साथ डील करेंगे। साइंस टेक के साथ अगर हम थोड़ा बहुत ज्योग्राफी, इको और भी सब्जेक्ट के साथ डील कर पाते हैं तो डेफिनेटली हम करेंगे जरूर। रीजन क्या है कि हमें मालूम है फ्यूचर में जो क्वेश्चन फ्रेम होने वाले हैं साइंस टेक में, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ मिलकर क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये होगा। और ये आप अभी जो लेटेस्ट बीपीएससी का मेंस दिए होंगे तो आपको पता भी चला होगा कि वाकई कोर नॉलेज होना, ट्रेडिशनल साइंस टेक जिसे कहें, वो आपको आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी हो जाती है कि कम से कम आप जहां है उसको बहुत डीपेस्ट जाकर पढ़ लें। हवा में पढ़ाई करने से आपका मेंस प्रीलिम्स कुछ भी नहीं निकलने वाला। डीपेस्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और उसी तरीके से हमने और भी क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। आपको बता दें अभी तक क्या क्या टॉपिक आप कर चुके हैं वो आपको पता है। लगभग 3 क्लास हमारी हो चुकी है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्लास, 4th one class this one is, and the main chapter you have especially in the science technology, the chapter name is biotechnology। और कुछ आज टॉपिक में आप देख लें कि क्या क्या टॉपिक आप करेंगे। जैसे हमारी आदत होती है कि जब तक आप टॉपिक सामने नहीं लिखें तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप किसके अंडर पे काम कर रहे हैं। मीन्स आप कौन सा सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक और उसके सब टॉपिक्स के साथ जुड़े हुए हैं। अदरवाइज आप पढ़ते रहेंगे। साइंस टेक ये फ्रेम में लाना है, बहुत बड़ा साइंस टेक है। साइंस टेक सब्जेक्ट के टॉपिक्स को भी फ्रेम में लेकर आना, सीक्वेंस से समझना, यह भी एक साइंस टेक है। तो समझ लें अगर आप इनके टॉपिक्स को 1 by 1 सीक्वेंस पर पेस्ट कर देते हैं तो समझ लीजिए आपके क्वेश्चन का फ्रेम होना भी आसान आपको समझ में आता होगा। देखिए हालांकि हम बैक्टीरियोफेज पहले बता चुके हैं, लेकिन अभी लेंगे तो 2 से 3 मिनट लगेगा बैक्टीरियोफेज बताने में। अभी हम आपको बता देंगे बैक्टीरियोफेज के साथ में आज आप जो डील करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि 1.5 घंटे में, 1 से 1.5 घंटे में हम ये सभी टॉपिक्स ले लें। मे भी शायद ना हो तो नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, बट कोशिश ये रहेगी कि आज सभी टॉपिक्स हम ले लें। और ये सब वास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्टली कंटेंट बेस्ड टॉपिक है। बैक्टीरियोफेज फर्स्ट डीएनए रिकॉम्बिनेंट, आप जैसे पढ़ते हैं कि डीएनए रिकॉम्बिनेंट प्रोसेस, डीएनए रिकॉम्बिनेंट प्रोसेस किसने स्टार्ट किया, क्या उसका एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस था, किस किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और वायरस का वहां यूज किया गया और कौन टेक्निक यूज की गई। डीएनए रिकॉम्बिनेंट की जब आप बात करते हैं तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट बस बोल देते हैं कि डीएनए रिकॉम्बिनेंट का मतलब होगा कि पर्टिकुलर किसी डीएनए को पेस्ट कर दो तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट हो जाता है। ऐसा कहने से यदि क्वेश्चन बनते तो बहुत बच्चे बना सकते थे, लेकिन जो बच्चे बहुत डीपेस्ट जाकर किसी चीज को समझते हैं तो क्वेश्चन फ्रेम होने के बाद आंसर देना बहुत आसान हो जाता है। इसको समझें। आपके पास बैक्टीरियोफेज हम देख लेंगे तो फर्स्ट डीएनए रिकॉम्बिनेंट, दिस वन इज सेकंड टॉपिक यू हैव एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जी, वेरी इंपॉर्टेंट। लेटेस्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप उसको देखें तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। एंटीबायोटिक मेडिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप देखें कि बीपीएससी प्रीलिम्स के इस ईयर के और इसे लास्ट 1 ईयर के आप क्वेश्चन उठाकर देखें तो एंटीबायोटिक पर 2 क्वेश्चन मेंटेन हुए हैं। एंटीबायोटिक पर 2 क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। हालांकि हम जनरल साइंस में एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एंटी एलर्जेटिक, एंटीसेप्टिक ये सारे टॉपिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन यहां पर इसको पढ़ाना जरूरी है बिकॉज एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन की बात की गई है। जेनेटिक इंजीनियरिंग आप देखेंगे जीएमओ के साथ, जैसा कि आप डील आज अभी जो कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 2 ही सेक्शंस बढ़ जाते हैं, जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, एक आपके पास जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो जीएमओ और जीएनसी तो हम जीएमओ के साथ डील कर रहे हैं, वो हम आपको पहले बता ही दिए थे। जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है इसको भी पता कर लें, क्योंकि अगर आप अपने आंसर में, मेंस के आंसर में अगर आप लिख दें जीनोटाइप और फिनोटाइप तो इंपैक्ट अच्छा ही जाएगा। डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग क्या है, इसे हम फॉरेंसिक बायोटेक कहते हैं। दिस वन इज अ बायोटेक, जगह नहीं है तो हमने शॉर्ट लिखा। जंक डीएनए इंपॉर्टेंट है, जंक डीएनए पे क्वेश्चन आते हैं एंड द एप्लीकेशन इज आल्सो टाइप ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस, कौन कौन टाइप होते हैं। पीसीआर क्या है, इसे आप आरटीपीसीआर कहते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक कौन साइंटिस्ट लाए थे, कैरी म्यूलिस नाम के साइंटिस्ट ने इसको स्टार्ट किया था। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द प्रोसेस ऑफ द पीसीआर। द पीसीआर इज अ टेक्निक व्हिच बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर पीसीआर मशीन, उसे हम डील करेंगे। ब्लॉटिंग टेस्ट, इसमें साउदर्न, नॉर्दर्न और वेस्टर्न 3 ब्लॉटिंग टेस्ट होते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए कौन कौन टाइप प्रोसेस ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मेंस के क्वेश्चन लिखते हैं और आपसे वो पूछ ही नहीं रहा कि साउदर्न, नॉर्दर्न और ब्लॉटिंग टेस्ट क्या है, वो पूछेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी आप जब पीसीआर बताएं तो 3 या 2 लाइन उसमें ऐड करें। ब्लॉटिंग टेस्ट बताएं तो साउदर्न, नॉर्दर्न, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट की एक लाइन ऐड करें, तो सामने वाले पर इंपैक्ट इतना अच्छा जाने वाला है, उसको मालूम होगा कि वाकई जो स्टूडेंट है उसको बायोटेक की वाकई बहुत अच्छी नॉलेज है
तो उससे इम्पैक्ट होगा, डेफिनेटली उससे इम्पैक्ट होगा और आपके आंसर शीट में मार्क्स की वेटेज बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो बैक्टीरियोफेज की तरफ चले। द फर्स्ट टॉपिक यू हैव दी बायोटेक्नोलॉजी। देख लें, लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि व्हाट इज द बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी का भी जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो हमारे पास है बैक्टीरियोफेज। दिस इज द बैक्टीरियोफेज। सो व्हाट इज द बैक्टीरियोफेज? बैक्टीरियोफेज कह दें या बैक्टीरियोफेज कह दें, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, आपके और हमारे बोलने में थोड़ा डिफरेंस होगा। बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज एक प्रोसेस है। बैक्टीरियोफेज एक प्रोसेस है या आप इसे टेक्निक कह सकते हैं। टेक्निक कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। So what is the bacteriophage? Bacteriophage is a technique in which we use particular organism, different type of organism we use in the bacteriophage. But the bacteriophage term, it is related directly with the virus. And the virus try to basically get the nutrition to the another kind of an organism like the bacteria. So we try to solve this one process. Why this one process is happening between virus and the bacteria? अब इसे कैसे हम समझ लें? देखें, इसमें लेम्डा बैक्टीरियोफेज, लेम्डा बैक्टीरियो या कहें कि लेम्डा बैक्टीरिया, लेम्डा बैक्टीरियोफेज लिख सकते हैं, लेम्डा बैक्टीरियोफेज। इसमें लेम्डा बैक्टीरियोफेज यूज किया गया। अच्छा, यूज किसने किया? पॉल गर्ग। एंड हु इज द पॉल गर्ग? लास्ट क्लास में बताया था पॉल गर्ग क्या है? इज द फादर ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ही इज द father of biotechnology. So who is the father of technology? Who introduced the biotechnology? Not invented the term. अगर टर्म की बात आती है तो कैरली या कैरोले इराकी साइंटिस्ट आएंगे 1919। और अगर बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के फादर की, जो एक्सप्लेन किए हैं बायोटेक्नोलॉजी बकायदा विद द प्रोसेस और द टेक्निक, और द प्रोसेस और द टेक्निक, तो आप किसका नाम लेंगे? प्रोसेस और टेक्निक, तो आप नाम लेंगे पॉल गर्ग। 1940 टाइम में ये काम किया गया। इन्होंने बैक्टीरियोफेज यूज किया, यूज द पर्टिकुलर टर्म, द टर्म यू हैव द बैक्टीरियोफेज। लेकिन वहां उन्होंने यूज क्या किया? उन्होंने कहा कि आई विल यूज अ बैक्टीरियोफेज फॉर व्हाट? फॉर ट्रांसमिशनिंग, फॉर ट्रांसमिशनिंग और द ट्रांसमिशन ऑफ, ट्रांसमिशन ऑफ। क्यों यूज किया? ही वांट्स टू ट्रांसमिट, या कहें कि ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट लिख दीजिए। ही वांट्स टू ट्रांसमिट ऑफ SV40 वायरस, SV40 वायरस जीन, SV40 वायरस जीन। यहां से क्वेश्चन बनता है कि बैक्टीरियोफेज यूज्ड, कौन यूज किया? पॉल गर्ग। हु इज द फादर ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी? एक प्रोसेस होता है बैक्टीरियोफेज जिसमें कि बैक्टीरियोफेज यूज किया गया। और बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज को समझ लीजिए, पहले बैक्टीरियोफेज समझ लीजिए। बैक्टीरियोफेज क्या होगा कि पर्टिकुलर कोई वायरस जब एक बैक्टीरिया व्हेन ट्राई टू किल ऑफ बैक्टीरिया को क्या करता है? या तो किल करेगा या इन्फेक्टेड करता है। ट्राई टू इन्फेक्ट ऑल्सो, इन्फेक्ट, या तो किल करता है अदरवाइज इन्फेक्ट करेगा। किसे? बैक्टीरिया को। कौन करेगा? तो आप कहेंगे वायरस करेगा। लेकिन कैसे करेगा? तो जेनेटिकली इंफॉर्मेशन से करेगा या जेनेटिक अपने कोर मैटर से करेगा। आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है। मोस्टली इसके पास आरएनए ही होता है। 90 से 98% डीएनए नहीं होगा, केवल आरएनए होता है ज्यादातर परसेंटेज में, कम परसेंट में आपके पास डीएनए होता है। तो वायरस क्या करता है? किल करता है और इन्फेक्ट करता है किसी बैक्टीरिया। तो क्या करता है? रीजन बताएं। तो वी हैव अ पर्टिकुलर रीजन फॉर इन्फेक्टिंग एंड बेसिकली किलिंग ऑफ द बैक्टीरिया बाय द वायरस। तो रीजन क्या है? रीजन है न्यूट्रिशन। द रीजन इज यू हैव द न्यूट्रिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन रीजन इज, वी हैव द टू रीजन, द फर्स्ट वन इज द न्यूट्रिशन, सेकंड इज द मल्टीप्लीकेशन। तो एक पर्टिकुलर वायरस चाहता है कि मैं न्यूट्रिशन ले लूं किसी से, और मैं किसी से न्यूट्रिशन लेने के बाद अपने आप को मल्टीपल कर लूं, 1 से 2 बना लूं, 2 से 1000 बना लूं, 1000 से 2000, ऐसे मल्टीप्लीकेशन कर अपनी काउंटिंग इंक्रीज कर लूं। तो मल्टीप्लीकेशन करना क्या है? नंबर इंक्रीज करना, नंबर इंक्रीज ऑफ इंडिविजुअल, विजुअल। किसी भी इंडिविजुअल का नंबर इंक्रीज होना तो मल्टीप्लीकेशन होता है। कौन कर रहा है? वायरस। किसके प्रेजेंस में? बैक्टीरिया को किल या इन्फेक्ट करने के बाद। इस पूरी टर्म को ही आप बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो याद रखिएगा बैक्टीरियोफेज क्या है। अब हमने क्या यूज किया? पॉल गर्ग ने यूज किया लेम्डा बैक्टीरियोफेज। और क्या करना चाहते हैं लेम्डा बैक्टीरियोफेज यूज करने के बाद? ट्रांसमिट ऑफ SV40 वायरस जीन। तो SV40 वायरस जीन है। मान लीजिए आपके पास क्या है? मान लीजिए आपके पास वायरस है, ये आपके पास वायरस है, ये वायरस है। तो इसके पास अपना खुद का मान लीजिए जीन है, तो ये इसके पास जीन हो जाता है, ये इसके पास क्या है?
जीन है। अब इस जीन को उठाकर आप कहां ले जाना चाहते हैं? ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया में आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। तो ई कोलाई इसमें यहां ट्रांसफर करें, लेकिन ट्रांसफर करने के लिए क्या चाहिए? कोई टर्म चाहिए या कहें कि कोई ऑर्गेनिज्म चाहिए। उस ऑर्गेनिज्म का नाम है बैक्टीरियोफेज। तो याद रखें, बैक्टीरियोफेज की प्रेजेंस में ट्रांसमिट ऑफ द SV40 वायरस जीन, SV40 वायरस जीन को ट्रांसमिट किया गया। कहां ट्रांसमिट किया गया? तो आप कहेंगे ई कोलाई इन ई कोलाई बैक्टीरियल सेल, इन ई कोलाई बैक्टीरियल सेल। तो ई कोलाई बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर किया गया, किसके प्रेजेंस में? लैम्डा बैक्टीरियोफेज के प्रेजेंस में, या उसकी हेल्प लेकर किया गया। इसे हम क्या कहते हैं? दिस वन इज द बैक्टीरियोफेज प्रोसेस विच इज डन एंड विच वाज एक्सप्लेन्ड टू द फादर ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी हु इज पॉल गर्ग। ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देख लें, इसके बाद आपके पास क्या था पॉइंट? इसके तुरंत बाद आपको समझना है कि एक बार देख लें कंटेंट में क्या लिखा है हमारे पास। ये देखिए, जैसे जैसे पॉइंट होगा उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। सेकंड हमारे पास है फर्स्ट डीएनए रिकॉम्बिनेंट। तो आपसे पूछा गया कि फर्स्ट डीएनए रिकॉम्बिनेंट से आप क्या समझते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिख लें हम, फर्स्ट डीएनए रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट, first DNA recombinant. Normally we know just the name, and the name we have the DNA recombinant. But first DNA recombinant what was introduced with the presence of the two scientists. Two scientists we have. The first introduced by two scientists. कौन है? Stanley Cohen. First name is the Stanley Cohen and second one name is the Herbert. नाम पर ध्यान देंगे, Herbert Boyer. तो हर्बर्ट और बॉयर और स्टेनले कोहेन, ऐसा लगता है चार नाम है। हर्बर्ट अलग नाम है और बॉयर अलग नाम है, स्टेनले अलग नाम है और कोहेन अलग नाम है। तो स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, ये दो साइंटिस्ट मिले, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम डीएनए रिकॉम्बिनेंट प्रोसेस। तो आप इसे याद रखेंगे कि डीएनए रिकॉम्बिनेंट प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस बाय द टू साइंटिस्ट स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। इन्हीं के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट शो किया गया है। उस एक्सपेरिमेंट का नाम रखेंगे आप याद, इसे आप कहते हैं कोहेन एंड बॉयर एक्सपेरिमेंट। तो याद रखेंगे आप इस बात पर, कभी कभार सीधे नेम लिख कर आ जाता है, सीधे नेम लिख कर आ जाता है, या नेम भी नहीं आता तो आप अपनी ऐड करेंगे चीजें तो इंपैक्ट अच्छा जाता है। इसको बताएंगे कोहेन और बॉयर एक्सपेरिमेंट है क्या। लेकिन उससे पहले समझ ले कि स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर दोनों का क्या इंट्रोडक्शन था, किसको लेकर इंट्रोडक्शन किया, तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट प्रोसेस में वो क्या बताना चाहते हैं देख ले। लिंक बिटवीन इन्होंने दो चीजों के बीच में लिंक किया। तो लिंक बिटवीन एंटीबायोटिक रेसिस्टिव जीन। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आप लिख रहे हैं, एंटीबायोटिक रेसिस्टिव जीन एंड द सेकेंड वन वॉज साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। यहां से आपका एक क्वेश्चन और बन जाता है जो आपके लिए बेनिफिशियल है। टाइफीम्यूरियम मीन्स यहां से डिसीज बनती है जिसका नाम क्या है? टाइफाइड। और एक्चुअल में इसे टाइफाइड नहीं कहते हैं, ये बैक्टीरियल डिसीज है, मीन्स बैक्टीरिया से होता है। और बैक्टीरिया किस फैमिली का है? तो साल्मोनेला फैमिली का है। बैक्टीरिया किस फैमिली का है? साल्मोनेला फैमिली का है। और साल्मोनेला फैमिली का है तो लेकिन इसके डिसीज को क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि टाइफाइड है। टाइफाइड नहीं है, इसे एक्चुअल में टाइफाइड नहीं कहते, इसे बोलते साल्मोनेलेसिस कहते हैं, साल्मोनेलेसिस। तो SIS लगा देंगे इसके आगे तो फिर वह नाम हो जाता है कि टाइफाइड होता है। इतनी बात समझ में आती है? समझ लें, जब हम एंटीबायोटिक रेसिस्टिव जीन और साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करें तो भाई कैसे करें? तो ऐड करने से होगा क्या, जैसे आप इन दोनों को लिंक करेंगे तो आप बता देंगे कि इसे डीएनए रिकॉम्बिनेंट प्रोसेस कहते हैं। लेकिन यहां पर एक टर्म आती है आपके पास, एंटीबायोटिक रेसिस्टिव जीन। अगर आप एंटीबायोटिक जानते हैं, एंटीबॉडी आप जानते हैं ना, एंटीबॉडी से रिलेटेड होता है एंटीबायोटिक, तो हमारा फर्स्ट वर्क क्या हो जाना चाहिए कि व्हाट इज ए एंटीबायोटिक।
सेकंड टर्म हो जानी चाहिए एंटीबायोटिक रेसिस्टिव जीन। तो एंटीबायोटिक समझ में आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एंटीबायोटिक रेसिस्टिव, ये जो पॉइंट पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही 100% रिजल्ट देता है ईच ईयर। हर साल में यहां से क्वेश्चन फिक्स्ड है, आना ही आना है, इस बार भी आया था। आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, तो आप एंटीबायोटिक पर क्या समझते हैं? जैसे हमने कहा कि जनरल साइंस में पढ़ाते हैं एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी एलर्जेटिक, ये सब हम पढ़ाते हैं। वो इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक क्या है? जो एंटीबॉडी को बढ़ाने की कोशिश करता हो या किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करता हो। तो याद रखेंगे एंटीबायोटिक क्या है, विच कैन, बहुत ध्यान देंगे हम, इसलिए आपके लिए पर्टिकुलर ब्रीफ लिख रहे हैं, तो ब्रीफ में आपको थोड़ा लैंग्वेज समझ में आएगी। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक एक तरीके का मेडिसिन होता है, आप इसको ऐसे यहां लिख सकते हैं, थोड़ा आपको बोलने में समझ में आए। एंटीबायोटिक इज जस्ट लाइक अ मेडिसिन, दिस वन इज जस्ट लाइक द मेडिसिन। काम क्या है? विच कैन किल ऑफ बैक्टीरिया, विच कैन किल ऑफ बैक्टीरिया या बैक्टीरियल सेल, विच कैन किल ऑफ बैक्टीरियल सेल। आप समझ पा रहे हैं? बहुत आसान है, विच कैन किल ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो आप याद रखेंगे एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो बैक्टीरिया को बहुत इजीली किल कर देती है। एक बात समझ में आया? लेकिन आप एक बात याद रखें कि अगर कोई भी एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल करती है तो एंटीबायोटिक को किल करने का इसका मतलब क्या है? एंटीबायोटिक बैक्टीरिया किल कर रही है तो उसका रीजन क्या होगा? देख लीजिए, हर किसी बैक्टीरिया के पास अपनी एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आप एक एक वर्ड पर बहुत ध्यान देंगे नहीं तो कंफ्यूज होंगे, जैसा कि आप होते ही आए होंगे कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है कि मान लीजिए आपके पास एक डीएनए है और एक पर्टिकुलर डीएनए है, तो हम यहां बनाकर दिखा दें आपको। ये मान लीजिए आपके पास एक डीएनए है, इस डीएनए से आप छोटा सा पीस काट लें, द पीस ऑफ द डीएनए, इस डीएनए पीस को ही हम जीन कहते हैं। क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। तो मान लीजिए इतना पीस आप कट करते हैं और बाहर निकाल देते हैं, तो ये आपके पास आया, ये छोटा सा पीस आपके पास आया, द पीस ऑफ द डीएनए। इसे डिजायर्ड जीन भी कह देते हैं, जो हमें चाहिए वही जीन है, तो डिजायर्ड जीन है। तो नाउ यू हैव द डिजायर्ड जीन। अब पर्टिकुलर जीन का एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होगा? कि हर कोई जीन अपने आप में पहले आरएनए प्रोड्यूस करता है, उसके बाद प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, और प्रोटीन प्रोड्यूस करने के बाद वो एक्सप्रेशन देगा आपको। एक्सप्रेशन, ये हम बता चुके हैं कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं बॉडी में। एक्सप्रेशन, यहां पर्टिकुलर बैक्टीरिया क्या एक्सप्रेशन देगा? अच्छे एक्सप्रेशन तो देगा नहीं। अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं और बैक्टीरिया किल कर रहे हैं तो ये बैक्टीरिया अच्छा इंप्रेशन तो कोई दे नहीं रहा है, ना कोई अच्छा एक्सप्रेशन देगा। करेगा कि आपको इल करता है, आपको क्या करेगा? इल करेगा। इल समझते हैं आप? डिसीज पैदा करेगा, मीन्स ये आपको डिसीज प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस डिसीज। अब आप इस डिसीज से बचना चाहते हैं, एंटीबायोटिक लें और बैक्टीरिया को किल कर दें। आसान है। बैक्टीरिया को किल करने का मतलब क्या है? कि हम इसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन पर ही प्रहार करते हैं। वी ट्राई टू किल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल। लेकिन हो सकता है कि ये बैक्टीरिया अपनी खुद की जेनेटिक इंफॉर्मेशन से, हो सकता है कि ये बैक्टीरिया अपनी खुद की जेनेटिक इंफॉर्मेशन से आपकी बॉडी में एक्सप्रेशन क्रिएट कर रहा है। फिर समझ लें बात, हो सकता है कि बैक्टीरियल सेल है आपकी बॉडी में, वो आपकी बॉडी में क्या कर रही है? पर्टिकुलर डिसीज पैदा कर रही है। डिसीज पैदा करने का मतलब क्या है? कि उसका खुद का डीएनए का स्पेसिफिक पार्ट, जिसे जीन कहेंगे, और हर किसी जीन का काम होता है आरएनए बनाना, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से एक्सप्रेशन। यहां एक्सप्रेशन मींस आउटपुट क्या आ रहा है इस बैक्टीरिया की प्रेजेंस में, तो ये आपको इल और डिसीज प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप सीधे कहेंगे कि कोई भी बैक्टीरियल सेल जेनेटिकली इंफॉर्मेशन है और उस जेनेटिकल इंफॉर्मेशन की प्रेजेंस में आपको एक्सप्रेशन के रूप में डिसीज प्रोड्यूस कर रहा है। अगर डिसीज प्रोड्यूस होगी तो उसे खत्म करने के लिए आप एंटीबायोटिक यूज करेंगे। तो सीधे समझ लें कि कहीं ना कहीं आप इस एंटीबायोटिक का यूज इसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन पर ही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप कर क्या रहे हैं? इसकी पर्टिकुलर जेनेटिक इंफॉर्मेशन पर इफेक्ट दे रहा है कि इसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन खत्म हो जानी चाहिए। ये बात समझ में आती है? अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो एंटीबायोटिक प्रॉपरली वर्क कर रही है, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, एंटीबायोटिक आपके लिए बनी ही नहीं है। आपने कोई एंटीबायोटिक ली और वह एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में काम नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है? कि आप उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन पर इफेक्ट दे ही नहीं पा रहे हैं। तो आपने एंटीबायोटिक या तो गलत दी है, या हद से ज्यादा आपने खा ली, या डॉक्टर की विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप कोई मेडिसिन ले लेते हैं। इसके बारे में अभी हम बताएंगे आपको। एक प्रोसेस ये है कि कोई बैक्टीरिया इस तरीके से आपकी बॉडी में डिसीज प्रोड्यूस करता है। एक और भी तरीका है, हो सकता है, अभी आपने एक टर्म पढ़ी थी जिसे बोलते बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या था? कि पर्टिकुलर जब कोई वायरस किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है या फिर उसको किल करता है, यहां इन्फेक्ट हो सकता है। तो मान लीजिए यू हैव अ पर्टिकुलर वेक्टर, और वेक्टर आप या तो वेक्टर कह दें
या फैक्टर भी कह सकते हैं, मतलब रीजन क्या है, या आप डायरेक्टली लिख दे वायरस। वायरस, अब वायरस की अपनी क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। वायरस की अपनी खुद की क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। याद रखिएगा कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है। फिर आपको यहां पर थोड़ा सा बता दें, इंफॉर्मेशन विच टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन, वी हैव द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। हर किसी की जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक ही बात को रिप्रेजेंट करती है। दिस वन इज अ नाइट्रोजीनस बेस, एंड एज यू नो द नाइट्रोजीनस बेस इज A, T, G एंड C। ये हम पढ़ा चुके हैं। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। अगर डीएनए है तो ये 4 है, अगर डीएनए की बात हो तो ये 4 है, और अगर आरएनए की बात हो तो A, U, G एंड C। हम ये पढ़ चुके हैं कि T मीन्स थाइमिन और U मीन्स यूरेसिल, तो दोनों में रिप्लेस होता है। T हटेगा यहां से और यहां से U हटेगा, ऐसा होगा। तो जब आप डीएनए की बात करेंगे और जब आप आरएनए की बात करेंगे, तो किसी भी पर्टिकुलर जीन का जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है उसकी नाइट्रोजनस बेस, और उन नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस, वेरी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस। इसी पर तो आप काम करते हैं। सीक्वेंस कैसा होगा, सीक्वेंस ऐसा होगा। मान लीजिए यहां हम सीक्वेंस लिख रहे हैं आपके लिए, मान लीजिए आप सीक्वेंस के साथ डील कर रहे हैं, तो सीक्वेंस क्या है, जैसे ATGC, दोबारा सीक्वेंस आ रहा है ATGC, फिर सीक्वेंस आ रहा है ATGC, फिर सीक्वेंस आ रहा है ATGC, तो ये सीक्वेंस है। तो जब आप इस सीक्वेंस पर लगातार देखते हैं कि ये नाइट्रोजनस बेस का ग्रुप बन रहा है टुकड़ों में, 1 2 3 4। अब इसको जोड़ दें, अगर हम मान लीजिए 1 है, मान लीजिए 2 है, मान लीजिए 3 है, मान लीजिए 4 है, जब ये पूरा जुड़ जाएगा इस तरीके से तो एक धागा बना देगा, उसे ही आप जीन कहते हैं, उसे ही आप जीन कहते हैं। और जब बहुत सारे जीन मिल जाते हैं तो डीएनए बना लेते हैं, या तो डीएनए बनाते हैं या आरएनए बनाते हैं। बस इतना साइज का वर्क होता है। ये बात समझ में आई, ये बहुत आसान है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होगा, मतलब नाइट्रोजनस बेसिस सीक्वेंस को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक्सप्रेशन देगा। उस एक्सप्रेशन को इफेक्ट खत्म करना है तो एंटीबायोटिक लीजिए। मान लीजिए काम नहीं कर रहा है, या कहीं की कोई और तरीके से डिसीज क्रिएट हो रही है आपकी बॉडी में, हो सकता है कि ये बैक्टीरिया खुद काम ना कर रहा हो, ये किसी के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा हो बैक्टीरियोफेज की कंडीशन में, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बैक्टीरियोफेज को देख लेंगे। बैक्टीरियोफेज, इसलिए बैक्टीरियोफेज पहले पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने कहा कि सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो सब चीज अपने आप लिंक होगी। तो आपके पास वायरस है और ये वायरस के पास अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन मींस नाइट्रोजीनस प्लस बेस। नाइट्रोजीनस प्लस बेस वही बात होगी जो अभी हमने आपको यहां बताई। दिस वन इज अ नाइट्रोजीनस बेस। ठीक है, आगे देख ले। अब ये जो नाइट्रोजीनस बेस है, ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ए नाइट्रोजनस बेस हो सकता है कि इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया में अपने आप काम करा रहे हो। क्यों, न्यूट्रिशन चाहिए ना किसी वायरस को। अभी देख लें पीछे भाई, पर्टिकुलर किसी वायरस को क्या चाहिए, पर्टिकुलर किसी वायरस को क्या चाहिए बेटा, देखिए पर्टिकुलर किसी वायरस को क्या चाहिए, यह हमने बताया, या तो न्यूट्रिशन चाहिए, मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हैं, नंबर इंक्रीज करना चाहते हैं। तो ये भी तो चाहता है ऐसा काम करना, मतलब ये लिविंग होना चाहता है। अगर ये लिविंग होना चाहता है, कौन, वायरस लिविंग होना चाहता है, तो इसको किसी ना किसी बैक्टीरिया को क्या करना पड़ेगा, अपना होस्ट सेल के रूप में काम करना पड़ेगा। मींस बैक्टीरिया को ही होस्ट सेल कह देंगे। तो बैक्टीरिया को होस्ट सेल मानेगा, और मानने के बाद उसके साथ काम करेगा, तो उसे इन्फेक्ट कर देगा। किसको कर देगा, बैक्टीरिया को। तो दो प्रोसेस है आपके पास, एंटीबायोटिक लेने के दो ही कारण हो सकते हैं। वी हैव टू रीजन, हाँ, व्हेन यू यूज और इनटेक ओरली सेक्शन, मींस माउथ से खाते हैं सीधे एंटीबायोटिक। एक, या तो आप बैक्टीरिया को खत्म करना चाहते हैं, उसके एक्सप्रेशन को खत्म करना चाहते हैं, या ये बैक्टीरिया किसी पर्टिकुलर अदर वेक्टर फैक्टर या फिर बैक्टीरियोफेज से ग्रसित है, इफेक्टेड है, जैसे वायरस हमने कहा। तो वायरस क्या कर रहा है, इसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन में चेंजेस कर रहा है, जिसकी वजह से सेम ये प्रोसेस हो रहा है। दो कारण हो सकते हैं, तो आप यहां एंटीबायोटिक लेते हैं। अब थोड़ा सा ना ये समझ लें कि एंटीबायोटिक वास्तव में कौन कौन से होते हैं, तो थोड़ा समझ में आएगा कि सर हवा में बात तो नहीं कर रहे हैं। आपको भी लगेगा कि भाई हाँ भी मेडिसिन पर ही बात हो रही है, या कहें कि एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर बात हो रही है। देख ले, हम जब एंटीबायोटिक के लिए बात करते हैं, व्हेन वी डील विद द एंटीबायोटिक, सो वी हैव सो मेनी टाइप ऑफ द एंटीबायोटिक, लेकिन हम अपने बायोटेक्नोलॉजी से बाहर नहीं जाएंगे, तो थोड़ा आपको बता देते हैं। हाल की जनरल साइंस वाले सेक्टर में हम पढ़ाएंगे, उसके साथ आप हमारे जुड़ सकते हैं। सेम प्रोसेस वही है जुड़ने का जो भी आपको बताया। चलिए कम टू द पॉइंट। एंटीबायोटिक क्या है, तो हमने कहा एंटीबायोटिक का मतलब होगा डायरेक्टली बैक्टीरिया किल, बैक्टीरिया को किल करना, और जिससे कि आप इन्फेक्शन लेस हो सके, आपका इन्फेक्शन खत्म हो, आपका इन्फेक्शन क्या हो, खत्म हो, इसे ही आप एंटीबायोटिक का प्रोसेस कहते हैं। जैसे एक आपके पास है पेनिसिलिन भी क्या है, एक एंटीबायोटिक है।
और एक आपके पास है एम्फिसिलिन, एम्फिसिलिन, एक आपके पास है एम्फिसिलिन, एक आपके पास एमॉक्सिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, एमॉक्सी, स्पेलिंग पर ध्यान देंगे बेटा, एमॉक्सिसिलिन, नेक्स्ट वन यू हैव द एमॉक्सिसिलिन, और टेट्रामाइसिन, टेट्रामाइसिन, साइक्लिन, नाम बहुत अजीब है इनके, टेट्रासाइक्लिन, डीऑक्सीसाइक्लिन, डीऑक्सीसाइक्लिन, तो नाम देखेंगे टेट्रासाइक्लिन, डीऑक्सीसाइक्लिन, और भी है, हाँ लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं केनामाइसिन, केनामाइसिन, और क्या लिख सकते हैं केनामाइसिन के अलावा जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन, और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, और भी बहुत सारी है, लेकिन जो मेन है हम वही लिख रहे हैं, जो एक्चुअल में पूछी जाती है वही लिख रहे हैं। पेनिसिलिन, एम्फिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, डीऑक्सीसाइक्लिन, डीऑक्सी, स्पेलिंग ठीक कर लें बेटा, स्पेलिंग में बहुत दिक्कत होता है इसके अगर आप लिखेंगे तो, एमॉक्सी, डीऑक्सीसाइक्लिन, डीऑक्सीसाइक्लिन, दिस वन डीऑक्सीसाइक्लिन, केनामाइसिन, जेंटामाइसिन, और भी लिख लें, और क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं इसमें सेफ्ट्रिएक्सोन, सेफ्ट्रिएक्सोन भी क्या है, एंटीबायोटिक है, और क्या लिख सकते हैं क्लोरामफेनिकॉल, क्लोरामफेनिकॉल, और लिख सकते हैं आप एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, और क्या लिख सकते हैं फ्लूरो, आप लिख सकते हैं फ्लूरोक्विनोलोन, फ्लूरोक्विनोलोन, और आपके पास क्लोरामफेनिकॉल। तो मोस्टली आपके पास क्या है, एंटीबायोटिक है, इन्हीं से काम चल जाएगा, और भी लिख देंगे जब हम जनरल साइंस लेंगे। याद रखिएगा इसमें रेमडेसिविर भी लिख सकते हैं, रेमडेसिविर आपको याद भी होगा, रेमडेसिविर जो अभी शॉर्टेज डिमांड में थी, कौन, रेमडेसिविर, किसमें, वायरस को लेकर, तो रेमडेसिविर वहां जाएगी, रेमडेसिविर, दिस इज अ रेमडेसिविर, रेमडेसिविर, एजिथ्रोमाइसिन। अब आपको एक चीज बता दें, यहां से पेनिसिलिन से थोड़ा सा ना एक बात जान लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। पेनिसिलिन से आप नेक्स्ट पेज पर ले लें, पेनिसिलिन से आप, क्योंकि इसी बार पूछा गया है कि पेनिसिलिन से आप क्या जानते हैं, तो पेनिसिलिन से आप क्या जानते हैं देख लें। पेनिसिलिन क्या है, एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। अच्छा, पैरासीटामोल एंटीबायोटिक नहीं होती, याद रखिएगा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर पैरासीटामोल क्या है, पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक है, मींस पेन किलर होती है। तो पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक क्या करेगा, द व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ द एंटीबायोटिक, इट विल किल ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया किलिंग वर्क। तो दिस इज द मेन वर्क ऑफ द एंटीबायोटिक एंड पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंटीबायोटिक, तो फर्स्ट एंटीबायोटिक was discovered by, कौन डिस्कवर्ड किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कब किया, इन 1928। रिमेंबर रखेंगे आप, बिल्कुल आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। First antibiotic, the penicillin, and this one is the antibiotic, means the bacteria killing process it does. The name is the penicillin, and first antibiotic this one in the whole world, and discovered by the Alexander Fleming. He is a scientist, and in 1928. एक बात समझ लें, when तो हमने वैसे नाम लिख ही दिया कि 1928 में डिस्कवर की गई, लेकिन तब की बात है जब ये सेंट मैरी, when he was working in St. Mary's London Hospital, St. Mary's London Hospital, who was working, Mr. Alexander Fleming was working in which department, in inoculation department। ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है। आइनोक्यूलेशन क्या होता है, आइनोक्यूलेशन का मतलब ही है वैक्सीनेशन डिपार्टमेंट, वैक्सीनेशन। सो ही वॉज वर्किंग इन द वैक्सीनेशन डिपार्टमेंट। तो ये वैक्सीनेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे